नमस्कार दोस्तों आज जो चैप्टर है ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो क्या बेस बनाता है हमारे आगे के पॉलिटिक्स के जितने भी हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं सबका बेस यही चैप्टर बनाता है। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा क्या क्या मैं बोलने वाला हूँ। और इसमें दोस्तों बेसिकली सेंटर और स्टेट के रिलेशन जैसे देख ही रहे आप, लिखा ही हुआ है। तो रिलेशन किस किस सेक्टर में हमारा रिलेशन मतलब कैसे पावर डिवाइडेड है हमारे बीच में, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड किया है। ठीक है, और वो पावर क्या क्या है उस सब के भीतर में हम लोग थोड़ा झांकेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा चैप्टर है इसलिए शायद मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। तो आज पहला लेजिस्लेटिव रिलेशन ही सिर्फ पढ़ेंगे अपन, सेंटर और स्टेट के रिलेशन। तो ऊपर पहले सेंटर और स्टेट रिलेशन का एक जस्ट देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो चलिए। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना दोस्तों, ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। ये मैंने पहले फेडरल वाले चैप्टर में पढ़ा दिया है, अगर नहीं देखा है तो आपने देख लो। ठीक है, उसमें क्या पावर डिवाइड किया गया, डिवाइड किस किस में दोस्तों, सेंटर और स्टेट में। ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, तो सेंटर और स्टेट में पावर डिवाइड किया गया। और किस किस सेक्टर में किया गया है ये अगर पूछा जाए, ध्यान से देखिएगा। लेजिस्लेटिव सेक्टर में है ना, एक लेजिस्लेटिव सेक्टर में जो लेजिस्लेशंस बनाया जाता है, एग्जीक्यूटिव सेक्टर में और फाइनेंशियल सेक्टर में। ठीक है, पर एक ध्यान जो देने वाली इसमें बात है, जुडिशियल सेक्टर में जो है उसमें पावर डिवाइडेड नहीं है। क्यों बताइए क्यों? क्योंकि हमारा जुडिशरी जो है इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। ठीक है, तो ये और ये तो थोड़ा फैक्ट था। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चंस में आता है और जो जहाँ पर लोग फंसते हैं वहाँ पे क्या है ना, दे देगा क्वेश्चन में दैट जुडिशरी सेक्टर, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव सेक्टर में हमारा सेंटर का पावर डिवाइडेड है ना। तो आपको तो लगेगा हाँ यार ये तो ऐसा तो तीन कुछ पढ़ा था हमने। ठीक है, पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है आपका फाइनेंशियल है ना, और यहाँ पे जुडिशरी घुसा दिया है। ठीक है, तो वहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, तीन तीन जो सेक्टर है वो है जुडिशरी को छोड़ के एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और फाइनेंस सेक्टर। ठीक है, यहाँ पर सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारा पावर डिवाइड कर दिया है। ठीक है, क्योंकि डिवाइडेड है दोस्तों, तो हमें हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है सेंटर और स्टेट का, दोनों का, दैट वो लोग आपस में कोऑर्डिनेटली काम करे, जिससे हमारा होल ऑल ओवर देश का इकोनॉमी, साथ ही साथ रीजनल इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करे। ठीक है, तो ये जो डिवाइडेड जिस जिस सेक्टर्स में थे दोस्तों, लेजिस्लेटर जिस सेक्टर में मैंने बोला, उसके बाद एग्जीक्यूटिव जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर, एक ही होता है दोनों, है ना, और फाइनेंशियल रिलेशन। ठीक है, तो इस तीनों का रिलेशन हम एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव रिलेशन भी देखेंगे, ये एग्जीक्यूटिव या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन भी देखेंगे, या फिर जो लास्ट है फाइनेंशियल रिलेशन वो भी देखेंगे। ये देखिए चैप्टर कैसे लंबा होता है। लेजिस्लेटिव अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट आज अभी का जो है सेक्टर आज जो डिस्कस करने वाला है उसमें सिर्फ हम लेजिस्लेटिव देखेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, और बहुत बड़े तो नहीं है। देखिए ऐसे मेरे को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 10-15 मिनट में कंप्लीट करवा दूंगा। बट ये है ना दैट अच्छे से पढ़ेंगे तो बेस तो हमारा स्ट्रांग हो जाए ना। ये चैप्टर बार बार बोल रहा हूँ, बेस का चैप्टर है ये। अगर चैप्टर समझ गए तो ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस आएंगे उसको तुक्केबाजी में भी आप राइट शायद कर सकते हो, है ना। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ एनीवे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा पहला जो सेक्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है लेजिस्लेटिव रिलेशन। ठीक है, और इस लेसन को मैं यहीं तक, मैंने आज के लेसन को यहीं तक लेजिस्लेटिव रिलेशन तक ही रखूँगा, है ना। दोस्तों हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड किया ना, लेजिस्लेटिव पावर को सेंटर और स्टेट में के बीच में अच्छे से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो वो कौन कौन सा रीजन है जहाँ पर डिवाइड किया है वही हम देखने वाले हैं। देखिए पहला जो हम लोग डिवाइड पढ़ने वाला है वो है टेरिटोरियल एक्सटेंट, मतलब कि सेंटर का जो लेजिस्लेटिव पावर है कहाँ कहाँ तक टेरिटोरियल एक्सटेंट तक रहेगा, सेंटर का और स्टेट का, है ना। मतलब स्टेट सोचिए बिहार जो है वो कहाँ तक अपना रूल को बिहार का गवर्नमेंट अप्लाई कर पाएगा। क्या बिहार का गवर्नमेंट का रूल उत्तर प्रदेश में अप्लाई होगा, क्या झारखंड में अप्लाई होगा, है ना। वही सब देखने वाला है। और दूसरा मैं दोस्तों लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड किया गया सेंटर और इस बीच में, वो सब क्या क्या होगा। ठीक है, तीसरा है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन। पार्लियामेंट कभी भी अगर चाहे तो स्टेट के फील्ड में भी कुछ कुछ पावर बना सकता है, मतलब कोई कोई लॉ बना सकता है जब पार्लियामेंट अगर चाहे, मतलब लोकसभा और राज्यसभा अगर लोग मिलकर चाहे तो वो कब कब होगा वो भी देखने वाला है। और लास्ट जो है दोस्तों ये है सेंटर का कंट्रोल स्टेट लेजिस्लेशन के ऊपर डायरेक्टली कमांडेड कब कब होगा, है ना। तो पहला है दोस्तों, कहाँ गया, हाँ
टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर और स्टेट, मतलब सेंटर और स्टेट का टेरिटोरियल एक्सटेंट कहाँ तक रहेगा, ठीक है। देखिए पार्लियामेंट जो है ना हमारा, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा, अभी यहाँ और ऐसे प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति भी हमारे पार्लियामेंट में ही आते हैं। पार्लियामेंट 3 को कहा जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट जो अगर चाहे तो वो मतलब पूरा ये जो इंडिया का मैप देख रहे हैं आप, पूरा इंडिया का ये फालतू मैप बना रहा हूँ सॉरी, है ना। ये पार्लियामेंट अगर चाहे तो ये पूरा इंडिया में कोई भी लॉ अप्लाई कर सकता है ना, बशर्ते वो स्टेट लिस्ट में ना हो, ठीक है। स्टेट लिस्ट में होने से वो स्टेट बनाता है, हाँ वो एक्सेप्शनल सिचुएशन में जब पार्लियामेंट बनाता है वो भी मैं डिस्कस करूँगा, बट अभी इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन जनरल नॉर्मल जो रूल्स होते हैं वो पूरा इंडिया के टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में कहीं तक भी बना सकता है ना। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे छूट ये जम्मू कश्मीर को दिया गया है, वो आर्टिकल 370 जब हम जम्मू कश्मीर का डिस्कस करेंगे वो तब डिस्कस करेंगे, पर इन जनरल जान के रखिए पार्लियामेंट पूरा टेरिटोरियल एक्सटेंट में अपना रूल लागू कर सकता है। और वहीं स्टेट जो है दोस्तों, स्टेट हमारा सिर्फ उस जैसे आप ले लीजिए मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश है ना, यहाँ पर कुछ मध्य प्रदेश ऐसा, मध्य प्रदेश अगर चाहे, अगर वो मध्य प्रदेश का सरकार अगर कानून बना रहा है सिर्फ मध्य प्रदेश में ही कानून बना सकता है, ठीक है, उसका कानून महाराष्ट्र में लागू नहीं होगा दोस्तों। आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है, यार मैंने तो बताया था एक बार, रिट इशू कर सकता है हाई कोर्ट अगर और वो रेट पूरा इंडिया में लागू हो सकता है अगर वो कोई केस हाई कोर्ट से हो, तो दैट इज़ कॉल्ड रेट, वो अलग बात है, दैट वो जुडिशियरी अप्लाई कर रही है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, लेजिस्लेचर का पावर, ठीक है, वो जुडिशियरी का पावर है, दैट इज़ अलग थिंग, है ना। बट यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं लेजिस्लेचर का क्या क्या पावर है, और लेजिस्लेचर के पावर में आप आज आता है पार्लियामेंट अगर चाहे तो पूरा इंडिया में अपना कोई रूल लागू कर सकता है, और अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट जैसे मध्य प्रदेश का स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ मध्य प्रदेश के टेरिटोरियल बाउंड्री तक ही सीमित है उसका पावर, ठीक है, बाहर में नहीं कर सकता, ठीक है। ये दो था हमारा जो क्या क्या एक्सटेंट है पार्लियामेंट्री का पावर दोस्तों। और एक जो है पार्लियामेंट जो है हमारा सेंट्रल जो लोकसभा राज्यसभा, वो अगर चाहे तो आपका क्या बोलते हैं इंडिया के टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बाहर का भी कोई भी मतलब रूल लागू कर सकता है। जैसे आपको पता होगा थोड़े दिन पहले लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया गया था इंडिया और बांग्लादेश में, उसमें क्या हुआ था ना, पार्लियामेंट ने ही साइन किया था ना, वो वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट ने तो नहीं साइन किया था ना, मतलब वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी गई थी वहाँ पे मिलने, बट दैट इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी था वो, है ना। एक्चुअली में था दैट मतलब नॉर्मल पार्लियामेंट ही साइन करेगा उसका, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कोई भी अगर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मतलब इंडिया के टेरिटोरियल बाउंड्री से बाहर अगर कोई भी रूल्स या फिर एग्रीमेंट बनाया जाता है, देन उस केस में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। पर कुछ कुछ ऐसे कैविएट छोड़ दिया गया ना दोस्तों, कुछ है ना, हाउएवर कुछ ऐसे कैविएट छोड़ दिया गया जहाँ पर बोला गया है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है दैट पार्लियामेंट आपका भी जुरिडिक्शन एक जगह तक सीमित किया जाता है। वो कहाँ कहाँ है वो देखता हूँ मैं, ठीक है। देखिए एक तो है यूनियन टेरिटरीज़ के केस में, जैसे 7 यूनियन टेरिटरीज़ है ना, दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़ के ये 5 बाकी जो यूनियन टेरिटरीज़ है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, ठीक है। तो ये 5 में अगर प्रेसिडेंट भाई साहब चाहे, मतलब प्रणब मुखर्जी चाहे तो ये अपना रूल लागू कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ आपका जाके पार्लियामेंट से हट के ये लोग लागू कर सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। एक तो ये है एक पावर प्रेसिडेंट को, जो एक्सक्लूसिव पावर प्रेसिडेंट को दिया गया है, ठीक है। दूसरा है दोस्तों गवर्नर को पावर मिला है। गवर्नर को कहाँ पे पावर मिला है, शेड्यूल्ड एरिया में। आपको पता होगा शेड्यूल 5 में हमने पढ़ा था शेड्यूल एरियाज़ होते हैं कुछ, ठीक है। तो शेड्यूल एरियाज़ में अगर पार्लियामेंट तो लागू कर ही सकती है, ऐसी बात नहीं है, बट क्या होगा ना, वो पार्लियामेंट का जो रूल है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का जो रूल है उसको भी बाईपास किया जा सकता है। किसके द्वारा, गवर्नर्स के द्वारा, क्योंकि गवर्नर अगर चाहे तो वो बोल सकता है दैट नहीं ये आपका जो रूल है ये वाला शेड्यूल एरिया में मैं नहीं लगने दूंगा, क्योंकि कुछ कैविएट छोड़ा हुआ है शेड्यूल एरियाज़ के लिए, ठीक है। वो हम जब शेड्यूल एरिया वाला चैप्टर पढ़ेंगे वो अच्छे से डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे, बट अभी तक ये जान के रखिए तो शेड्यूल एरिया में जो है अगर गवर्नर भाई साहब चाहें तो वो बाईपास कर सकते हैं, ठीक है, सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेशन कुछ भी।
ये था दूसरा पावर गवर्नर का। तीसरा जो पावर दोस्तों गवर्नर का है वो भी एक्स्ट्रा बहुत अच्छा पावर है। ये कुछ कुछ ट्राइबल एरियाज आपको पता होगा, ठीक है, शेड्यूल 6 वाले ट्राइबल्स एरिया, तो उसमें भी अगर गवर्नर चाहे तो सेम चीज़ अप्लाई कर सकता है ना। और वो शेड्यूल मतलब ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बेसिकली जो है शेड्यूल एरिया में, ठीक है, वहाँ पर भी चाहे तो गवर्नर बोल सकता है नहीं भैया ये रूल हमारा जो डिस्ट्रिक्ट्स है इसमें नहीं लागू हो सकता है क्योंकि दिट इज़ गोइंग अगेंस्ट देयर ट्रेडिशनल कस्टम्स और कुछ होगा, है ना। बट वही कुछ होगा तो वो अच्छे से डिस्क्राइब कर लेंगे। बट अभी जस्ट याद रखिए दैट प्रेसिडेंट और गवर्नर को ऐसे कुछ कुछ पावर्स मिले हुए जहाँ पे वो बाईपास कर सकता है कोई भी लेजिस्लेशन, ठीक है। ये था टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेशन, कहाँ तक इन लोगों का टेरिटोरियल एक्सटेंट जाता है, ठीक है। सेंटर का समझ गया पूरा इंडिया और स्टेट का उसके खुद का बाउंड्री में, पर कुछ कुछ कैवियट्स छोड़ा हुआ है जहाँ पर प्रेसिडेंट और गवर्नर भाई साहब हमारे अपना पावर यूटिलाइज कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, मतलब कौन कौन सब्जेक्ट में सेंटर लॉ बना सकता है, स्टेट लॉ बना सकता है। देखिए वैसे जो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया ना, ये 3 लिस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ठीक है। और वो लिस्ट शेड्यूल 7 में, याद रखिएगा शेड्यूल 7 में ये 3 लिस्ट का वर्णन किया गया है जहाँ पर बताया गया है दैट यूनियन किस किस लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट में अपना कानून बना सकती है, सेंटर कहाँ कहाँ अपना कानून बना सकती है, और दोनों मिलके कहाँ कानून बना सकते हैं, ठीक है। वो सब शेड्यूल 7 में दिया गया है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी क्वेश्चन फेवरेट है पूछने का, ठीक है। अब देखिए यूनियन लिस्ट में की बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो बता दे रहा हूँ। 100 सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में है, ठीक है। आपका जाके स्टेट लिस्ट में जो है 61 सब्जेक्ट है, और आपका जो कंकरेंट लिस्ट में वो दोस्तों 52 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखिए 100 61 52, ठीक है। अगर देखिए इसमें बाई चांस अगर 1-2 बढ़ गया, सोचिए 101 या 102, या फिर घट गया सोचिए 99 है ना, 98, ठीक है, जो भी हो इसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट है, उसके बाद यहाँ का है, उसके बाद आपका कंकरेंट में सबसे कम है, ऐसे ही याद रखिए नॉर्मल, है ना। और अगर एक्स्ट्रा अगर माइल जाना है आपको, अगर डीप में जाना है तो ये नंबर्स आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सेंटर में कितने सारे लिस्ट आते हैं, 100 61 52, ठीक है। और किसका सबसे ज़्यादा है पास है, सेंटर के पास सबसे ज़्यादा जुरिडिक्शन है, उसके बाद स्टेट के पास, उसके बाद है कंकरेंट के पास, ठीक है। ये सब भी डायरेक्ट फैक्ट वाले फैक्चुअल क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा इसको। अब देखिए क्या है, जितने यूनियन लिस्ट है ना दोस्तों, यूनियन है और क्या बोला मैंने, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। पहला देखते हैं यूनियन, हाँ एक सेकेंड, अच्छा हाँ चलिए देखिए यूनियन लिस्ट में जो यूनियन मतलब पार्लियामेंट चाहे तो इसमें कानून बना सकती है आराम से, है ना। इसमें पार्लियामेंट का एक्सक्लूसिव राइट है ना, कोई भी पार्लियामेंट के ऊपर नहीं है कानून बना, मतलब इसमें, है ना, ठीक है। और कुछ कुछ जैसे सब्जेक्ट्स है वो डिस्क्रिप्शन में पढ़ाऊंगा, बट अभी थोड़े मोड़े बोल दे रहा हूँ। जैसे डिफेंस, ये तो ऐसे भी नॉर्मल तुक्का लगा के भी आप सोच सकते हैं डिफेंस उसी के पास होगा, यूनियन के पास ही होगा, ठीक है। बैंकिंग है, फॉरेन अफेयर है, उसके बाद करेंसी, एटॉमिक एनर्जी है ना, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, है ना, उसके बाद इंटरस्टेट ट्रेड, ये सब ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स है जो क्या यूनियन लिस्ट में आते हैं। और इसमें एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन सिर्फ यूनियन का है, हमारा सिर्फ यूनियन ही इसमें कानून बना सकता है, ठीक है। स्टेट लिस्ट में आ जाता है दोस्तों। देखिए स्टेट इसमें जो है, इसमें भी एक्सक्लूसिव राइट स्टेट का है, पर कुछ कुछ कैविएट छोड़ा गया है, वो मैं अभी थोड़ी देर बाद ही बताऊंगा। वो जैसे मतलब जिसमें राज्यसभा अगर रिजोल्यूशन पास कर दे तो उसमें फिर पार्लियामेंट कानून बनाएगा, या फिर नेशनल इमरजेंसी आ जाए, या फिर स्टेट मिलकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सब टाइप के कुछ कुछ फैक्टर्स आते हैं। बट अभी तक इन जनरल आपको याद रखना पड़ेगा दैट स्टेट लिस्ट में जो है स्टेट का एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन होता है, दैट वो अपना कानून खुद बनाए, ठीक है। इसमें 61 सब्जेक्ट अभी के एज ऑफ नाउ है, ठीक है, वो ध्यान में रखिएगा। और जैसे कुछ कुछ मैं बता देता हूँ, प्रिजन फिशरीज सेक्टर, उसके बाद मार्केट, है ना, उसके बाद गैम्बलिंग वैम्बलिंग, है ना, उसका पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन, ये सब कुछ कुछ रीजन्स है जहाँ पर स्टेट अपना एक्सक्लूसिव कोई भी कानून वानून बना सकता है, ठीक है। सेंटर भी दखल नहीं देगी उस पर, यूजुअली देती नहीं है सेंटर अच्छी, हमारा बहुत फेडरल स्ट्रक्चर है, कभी देती नहीं है, बट कभी कभी हो सकता है बहुत ज़रूरी पड़ जाए जब देना पड़ेगा ही, है ना, तब
के लिए वो कुछ अलग अलग कानून है, ठीक है। एनीवेज वो थोड़ी देर बाद ही देखते हैं। नेक्स्ट आ जाइए कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है ना, एक तो पहले तो देख लीजिए ये 52 ऐसे कंकरेंट है जहाँ पर मतलब 52 लिस्ट है जहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों अपना कानून बना सकती है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ है जैसे एडुकेशन, फॉरेस्ट, है ना, उसके बाद मैरिज, डाइवोर्स, उसके बाद आपका जाके फैमिली प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वेलफेयर, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ये सब कुछ कुछ रीजंस है जहाँ पर दोनों ही मिल के कानून बना सकती है। बट यूजुअली क्या होता है ना, सेंटर का कानून स्टेट के ऊपर पड़ जाता है। मतलब स्टेट ने अगर कोई कानून बनाया और सेंटर ने कानून बनाया तो ज़्यादा मान्य होगा सेंटर वाला ही कानून, ठीक है, स्टेट वाला कानून मान्य नहीं होगा। यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे भी कानून आ जाता है जो मतलब जो कोई भी लिस्ट में नहीं है, वो मैंने पहले भी आपको बता चुका, कोई भी लिस्ट में अगर नहीं है उसमें पार्लियामेंट का जुरिडिक्शन आ जाता है, ठीक है। पर देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बोला ना दैट कोई भी अगर कानून बनाता है वहाँ पे सेंटर और स्टेट अगर दोनों बनाए तो सेंटर का जुरिडिक्शन ज़्यादा उसमें माना जाता है, सेंटर का ही जुरिडिक्शन इनफैक्ट माना जाता है। कानून स्टेट वाला को लॉलीपॉप ले दे के बोलता है जाओ तुम्हारा कानून नहीं मानना होगा, है ना। उस समय में भी मतलब कुछ कुछ ऐसे कैविएट छोड़े हुए हैं जहाँ पर स्टेट का भी कानून सेंटर के ऊपर आ जाता है। वो क्या है दोस्तों, जब इस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो क्या होता है ना, स्टेट वो वाला कोई भी अगर वो उस रिलेटेड कोई बिल प्रेसिडेंट के पास रखती है और प्रेसिडेंट अगर बोल दे हाँ ठीक है आपका कानून मान्य होगा सेंटर के ऊपर, तो वो वाला कानून सेंटर के ऊपर लग जाता है। मतलब सोचिए जैसे अभी एडुकेशन, ठीक है, एडुकेशन जैसे स्टेट लिस्ट है तो सेंटर ने भी बनाया और स्टेट गवर्नमेंट ने भी बनाया, ठीक है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट का मान्य होगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन फिर बना के पास किया, बोला प्रेसिडेंट को दे दिया, प्रेसिडेंट भाई साहब, प्रेसिडेंट ने एक्सेंट दे दिया, ठीक है चलिए आपका हम मानते हैं, ठीक है, जाओ। अगर प्रेसिडेंट ने एक्सेंट दे दिया चलो ठीक है, तो इस स्टेट में इस स्टेट का कानून ही ऊपर माना जाएगा, ठीक है, सेंटर का कानून फिर सेंटर को लॉलीपॉप दे दिया जाएगा। अब क्या है ना, फिर अगर सेंटर चाहे, अभी भी सेंटर का पावर स्टेट से ऊपर ही है, अभी अगर फिर मतलब सेंटर को अगर मन है उंगली करने का, देन सेंटर अभी भी उंगली कर सकता है आपका स्टेट के लॉ के ऊपर, ठीक है। सेंटर अभी भी बोल सकता है नहीं, हम सेंटर फिर से बोलेगा नहीं हमारा पास होगा, फिर सेंटर का ही पास हो जाएगा, ठीक है। मतलब ओवरऑल सेंटर का पावर बहुत ज़्यादा है ना। और इसका एग्जाम्पल भी अभी दे देता हूँ दोस्तों मैं। रिसेंटली जल्लीकट्टू का अगर आपने न्यूज़ सुना होगा, ठीक है, वहाँ पे तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि वहाँ वो सेंटर और स्टेट दोनों ने बनाया था, बट क्या हुआ था ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था दैट वो नहीं होगा, ठीक है, और सेंटर का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था जहाँ पे सेंटर ने बोला था ठीक है जल्लीकट्टू करने दीजिए। तो उसके खिलाफ सब पूरे तमिलनाडु के लोग बहुत एक पीसफुल मूवमेंट में किया था जो बाद में वायलेंट बन गया। एनीवेज, तो उस मोमेंट के मद्देनज़र रखते हुए होम मिनिस्ट्री ने मतलब ऑलमोस्ट वही सोचिए, प्रेसिडेंट ने बोल दिया था ठीक है आप मतलब स्टेट लेजिस्लेटर को बोल दिया ठीक है आप ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, है ना, आप अपना कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक एग्जांपल आपको जो रियलाइज़ करवाने के लिए दैट हमारा जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट कैसे कैसे सेंटर और स्टेट के बीच में जुड़ा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, और किस किस का जुरिडिक्शन किस किस सिचुएशन में कैसा है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों ये है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड। पार्लियामेंट्री कब कब चाहे, जो मैंने पिछले थोड़ी देर पहले ही बोला, तो पार्लियामेंट कब कब चाहे जब चाहेगा दैट वो स्टेट के फील्ड में लेजिस्लेशन अपना पास कर सकता है। वो क्या क्या ऐसे कैविएट छोड़े हुए हैं लेजिस्लेशन में, क्या क्या ऐसा प्रोविजंस है जहाँ पर पार्लियामेंट भी स्टेट फील्ड के लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट में कोई भी अपना कानून पारित कर सकता है, वो सब देखते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए ये जो पहले बात तो एक चीज़ समझ जाइए, पार्लियामेंट जब भी कानून पास करता है ना, ऐसे नॉर्मल सिचुएशन में नहीं करेगा, है ना। अभी जैसे नॉर्मल सिचुएशन है ना, अभी बिल्कुल नहीं करेगा। वो कब, जब सिचुएशन एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से एबनॉर्मल सिचुएशन है, ये है राज्यसभा एक्सक्यूज मी, जब राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास करेगा, अगर नेशनल इमरजेंसी आ जाए, 2-3 स्टेट मिलकर कोई रिजोल्यूशन पास करे, ठीक है, जब कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट लागू किया जाए जो कि स्टेट को कंसर्न करता हो। जैसे अगर आपको पता होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने डिस्कस किया था, बांग्लादेश और इंडिया में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। उसमें क्या होता है ना, कुछ कुछ बंगाल के
कुछ कुछ लैंड एरिया बांग्लादेश को चले गए थे और कुछ बांग्लादेश के लैंड एरिया बंगाल में आ गए थे, ठीक है। तो वो चीज़ इंडिया ने, मतलब इंडिया का पार्लियामेंट ने किया था, ठीक है, क्योंकि वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट था। तो ये सब सिचुएशन ऐसे ऐसे जहाँ पर, तो चलिए अभी मतलब पार्लियामेंट पास कर सकता है अपना लेजिस्लेशन, इसको थोड़ा डीप में डिस्कस करते हैं, ठीक है। दोस्तों, राज्यसभा जब रिजोल्यूशन कब पास करती है बताइए तो? जब राज्यसभा को लगे दैट हाँ कोई ऐसा लेजिस्लेशन हो सकता है जो क्या नेशनल हमारे राष्ट्र हित में हो, ठीक है, तब राज्यसभा पास करेगी 2/3 ऑफ मेजॉरिटी के साथ, ठीक है। उसके बाद ही लोकसभा भी बोलेगी ठीक है चलिए हम इस पे कानून बनाते हैं, ठीक है। राज्यसभा को ऊपर जो पास करना पड़ेगा ना वो ये 2/3 ऑफ मेजॉरिटी के पास, मतलब जितने भी, जैसे राज्यसभा में एक हाइपोथेटिकल चीज़ ले रहा हूँ है ना, 100 बंदे हैं, ठीक है, 100 बंदों में 2/3 मतलब 67 या 67 से अबव लोगों को वोट करना पड़ेगा दैट हाँ चल हम लोग 2/3 ऑफ जितने मेंबर प्रेजेंट है वहाँ पर उनको मिनिमम वोट करना पड़ेगा, तभी वो रिजोल्यूशन मतलब पास होगा आपका लोकसभा में, है ना। उसके बाद लोकसभा बनाएगा उसमें, ठीक है, कोई कानून। अब देखिए वो कानून जो लागू होगा ना, वो कानून लागू होगा उस स्टेट में सिर्फ 1 साल के लिए। सोचिए यहाँ पे ले लो तो सेंटर ने बिहार पे कोई कानून बनाया, ठीक है, तो बिहार के लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट में कोई कानून बनाया क्योंकि राज्यसभा ने एक रिजोल्यूशन पास किया था, चलिए, और उन्होंने बोला दैट ठीक है हम लोग पार्लियामेंट एक मतलब बिहार के ऊपर एक पार्लियामेंट का कानून लागू होगा क्योंकि बिहार का गवर्नमेंट इसमें ठीक से सक्षम नहीं है इस कानून को बनाने में लिए, और ये कानून नेशनल इंटरेस्ट में है, ठीक है। तो वो जो कानून लागू होगा ना, जैसे 1 जनवरी को लागू हुआ, 1 जनवरी 2017 को, तो 1 जनवरी 2018 तक वो कानून लागू होगा वहाँ पर बिहार में, ठीक है। उसके बाद ख़त्म हो जाएगा कानून, ठीक है। फिर से अगर पार्लियामेंट चाहे तो फिर से वो कानून ला सकती है 1 जनवरी या मतलब जिससे यहाँ से भी 1 साल डेट एक्सटेंड हो जाए, ठीक है। तो वो, पर आपको एक चीज़ मेन जो ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी राज्यसभा कोई रिजोल्यूशन पास करती है मतलब कानून बनाने के लिए, तो पार्लियामेंट जो कानून बनाता है वो 1 साल के लिए सिर्फ कानून बना सकता है, उसको बार बार फिर से एक्सटेंड कर सकता है, फिर से 2 साल के लिए नहीं एक्सटेंड कर सकता है, फिर से जो एक्सटेंड करेगा वो भी फिर से और 1 साल के लिए ही एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, 1 साल का टाइम जो है लिमिट वो कभी एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, ये जिस कानून में जो कानून बनाया था राज्य सरकार के लिए पार्लियामेंट, ऐसा नहीं है तो राज्य सरकार उसमें कानून नहीं बना सकती है, उसमें राज्य सरकार का भी कानून बन सकता है, ठीक है। अगर राज्य सरकार चाहे चलो भाई ठीक है, मतलब केंद्र सरकार ने तो बना ही लिया, अब हम भी थोड़ा हल्का फुल्का एक जगह ऐसा है जहाँ पे मॉडिफिकेशन चाहिए, ठीक है, राज्य सरकार ने बना दिया, ठीक है। तो राज्य सरकार भी अगर चाहे तब भी उस पर हल्का फुल्का कानून लाके उसको मॉडिफाई कर सकती है, बट उसको सीधा नकार नहीं सकती है दैट नहीं सरकार वाला कानून गलत है, हम सरकार वाला कानून को नहीं लागू करेंगे, ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि राज्यसभा ने रिजोल्यूशन पास किया था उसमें, ठीक है। और भी एक जो बात है दोस्तों, यहाँ पर भी अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए ना, मतलब जब राज्य सरकार भी एक थोड़ा मॉडिफिकेशन करने के लिए उस लॉ में कुछ चेंज लाए, तो उस मॉडिफिकेशन को भी अगर केंद्र सरकार को ख़राब लगता है, अगर केंद्र सरकार सोची नहीं यार ये मॉडिफिकेशन नहीं अच्छा है, तो फिर केंद्र सरकार उसको काट सकती है, बोले नहीं ये मॉडिफिकेशन लागू हम नहीं करने दे सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारा जो लॉ है वही प्रिवेल करेगा। अगर केंद्र सरकार को लगा नहीं ये राज्य सरकार का जो लॉ है ये ठीक ठाक ही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, तो केंद्र सरकार बोल सकती है ठीक है आपका भी लॉ है, ठीक जो चल रहा है चलते रहिए, हमारा भी लॉ चलते रहेगा, बट 1 साल तक वो चलेगा, जिसके बाद वो एक्सपायर कर जाएगा, ठीक है। ये था राज्यसभा जब एक रिजोल्यूशन पास करती है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, जब नेशनल इमरजेंसी के समय, देखिए पार्लियामेंट जो नेशनल इमरजेंसी के समय मतलब सेंटर का पूरा पावर पार्लियामेंट के पास आ जाता है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में जब नेशनल इमरजेंसी चल रहा हो तब पार्लियामेंट कोई भी चाहे तो उसके सेंटर के मतलब उस स्टेट में आपका कोई भी अपना लॉ कानून पारित कर सकती है, बट इसमें भी थोड़ा कुछ वो दिया हुआ है दैट अगर सोचिए यहाँ तक अभी तक मतलब एक कानून उसने पास कर दिया और स्टेट इमरजेंसी इस तारीख को हट गया, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी हट गया, तो क्या होगा ना, उसके बाद जिस दिन हटा वहाँ से 6 महीना के बीच में मतलब 6 महीना तक
ये कानून लागू रहेगा, ठीक है। 6 महीना के बाद ये कानून एक्सपायर कर जाएगा। समझ रहे बात को? तो ऐसा है आपका मतलब सेंटर का लेजिस्लेशन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, जो क्या सेंटर पास कर सकती है, ठीक है। और इसमें भी लेकिन एक चीज़ है, सेंटर तो पास कर ही सकती है, इसमें भी जैसे पिछले बार हुआ था ना, स्टेट पास कर रही है अपना थोड़ा मॉडिफिकेशन लाने के लिए, इसमें भी स्टेट अगर चाहे तो अपना कुछ मॉडिफिकेशन लाने के लिए कुछ चेंज वेंज कर सकती है। बट फिर से अगर बोल रहा हूँ, फिर से अगर सेंटर को अच्छा नहीं लगा उस मॉडिफिकेशन, तो सेंटर बोल सकता है नहीं, स्टेट का जो आपने जो मॉडिफिकेशन लाया ये गलत है, हमारा ही लॉ प्रिवेल करेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कैविएट छोड़े हुए राज्यसभा जब पास रिजोल्यूशन कर देता है और नेशनल इमरजेंसी के समय। अब देखते हैं स्टेट का रिक्वेस्ट, स्टेट जब रिक्वेस्ट करता है, सोचिए 2-3 स्टेट मिलके, सोचिए बिहार और बिहार और यूपी मिलके एक सेंटर को रिक्वेस्ट किया, सेंटर अब माई बाप आप मेरे इसमें कोई कानून बनाई है, ठीक है। इस कानून में हम लोग दोनों का कहीं ना कहीं जुरिडिक्शन मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग दोनों चाहते हैं, मतलब दोनों के, लेकिन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों का लेजिस्लेटिव असेंबली को मानना पड़ेगा, है ना। वो लोग अगर मान गए तो वो लोग रिक्वेस्ट करेंगे सेंटर को, तब सेंटर क्या करेगा, ठीक है चलो भाई मैं तुम्हारे ऊपर कानून बना ले रहा हूँ, ठीक है। अब जब सेंटर ने बना दिया कानून, तब लेकिन फिर से अगर चाहे बिहार गवर्नमेंट दैट हाँ इसको मॉडिफाई करे, नहीं तब नहीं कर सकती है, तब कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि ये जो कानून है ये दोनों स्टेट के लिए एक है, ठीक है। तब कोई भी सरकार, ये अगर यूपी सरकार भी चाहे थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लूँ, नहीं, तब उसको फिर से सेंटर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, सेंटर माई बाप आप ही कर दो, ठीक है। अगर उस सेंटर ने कर दिया, मतलब नरेंद्र मोदी ने अगर कर दिया, तब ही चेंज होगा ये लेजिस्लेशन, ठीक है। और नहीं तो बार बार बता रहा हूँ, नहीं चेंज होगा, ठीक है। और इस जो भी कानून बनाया ना सेंटर ने इस दोनों के लिए, वो तभी एक्सपायर कर सकता है या फिर उसको नलीफाई हो सकता है जब पार्लियामेंट चाहे, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट को ही पावर है उस लेजिस्लेचर को हटाने का। तो ये एक थोड़ा प्रोविज़न है जब स्टेट रिक्वेस्ट करता है पार्लियामेंट को दैट आप मेरा कानून बनाइए। नेक्स्ट है दोस्तों, ये मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया, फिर से डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा। इम्प्लीमेंट जब इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जो मैं एग्जांपल दिया था बांग्लादेश और इंडिया का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, उसके समय जो भी इंडिया और कोई दूसरे देश के बीच में कुछ कानून हो रहा है, तो सीधा सेंट्रल लेजिस्लेचर, उसमें कोई स्टेट नहीं आएगा। भले ही आपका जैसे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट में हुआ था, वेस्ट बंगाल का थोड़ा लैंड चला गया था वहाँ पर, ठीक है, तो भले ही चला जाए वो, पर पावर सेंट्रल लेजिस्लेचर का ही है, स्टेट लेजिस्लेचर कुछ नहीं कर सकती, कुछ उसका पावर नहीं है, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट दोस्तों, जो एक छूट गया वहाँ पे मैं लिखना भूल गया, एनीवेज, एक होता है प्रेसिडेंट रूल। जब प्रेसिडेंट रूल आ जाता है ना, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल उस समय फिर से पार्लियामेंट का फुल एम्पावरमेंट हो जाता है, क्योंकि पूरा सारा सब्जेक्ट तो अभी तो मतलब मेनली प्रेसिडेंट ही ना देख रहा है। और प्रेसिडेंट कैसे देखता है बताइए? तो प्रेसिडेंट जो कैबिनेट बोलता है, उसी का जो कैबिनेट हाँ कर दिया वही प्रेसिडेंट भी साइन कर देते हैं वहीं पे, ठीक है। क्योंकि प्रेसिडेंट को मस्ट है कैबिनेट का सलाह लेना, ठीक है, मस्ट है, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट मस्ट है कोई भी सलाह लेना। तो अल्टीमेट जो प्रेसिडेंशियल रूल में जो पावर आ जाता है वो पार्लियामेंट के पास ही आ जाता है, मतलब पार्लियामेंट ही सब कुछ तब माई बाप बन जाता है। तो ये था हमारा पार्लियामेंट लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड। नेक्स्ट है सेंटर कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, मतलब सेंटर का कंट्रोल कैसे है ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है। अरे दोस्तों, एक जो चीज़ बोलना भूल गया वो था दैट राज्यसभा जब पास रिजोल्यूशन करती है ना, है ना, तब क्या मैंने बोला था दैट आपको 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। 1 साल के लिए सेंटर का एक्सटेंड करेगा रूल, ठीक है। फिर अगर सरकार चाहे तो फिर 1 साल के लिए एक्सटेंड अपना कर सकती है। अगर उसके बाद भी 1 साल के लिए एक्सटेंड, मतलब अगर सेंटर का चाहे तो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकती है। अब सोचिए सेंट्रल ने 2017 को किया, है ना। ये एक चीज़ मैंने बोलना भूल गया था, उसलिए मैं सोचा चलो बोल देता हूँ। 2017 से 2018, उसके बाद सेंटर ने इसको एक्सटेंड नहीं किया। अब क्या होगा ना, ये 2018 के 6 महीना, 2018 का आपका जाके जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून को ये जाके एक्सपायर कर जाएगा, ठीक है। जून 30 को जाके एक्सपायर कर जाएगा और ऑटोमेटिकली, मतलब 1 साल तो सेंटर ने एक्सटेंड किया था उसको, बट सोचिए इसके बाद सेंटर ने छोड़ दिया दैट हाँ चलो और नहीं एक्सटेंड करेंगे, तो ये 6 महीना तक रहेगा। उसके और 6 महीना का अगर अंडर में चाहे ना, तो यहाँ पर 6 महीना के अंडर चाहे तो स्टेट, अगर जैसे सेंटर ने छोड़ दिया तो स्टेट चाहे तो अपना बीच में अपना कानून ला सकती है। तो 6 महीना तक पर सेंटर का कानून वैलिड रहता है,
पर यहाँ पर भी स्टेट अपना चेंज कर सकती है। तो एनीवेज ये तो हो गया। मैंने क्या बोला था, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन सेंटर कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेचर। सेंट्रल का किस किस अभी भी कुछ कुछ ऐसा कैविएट छोड़ा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ने, जहाँ पर अभी भी पार्लियामेंट का कंट्रोल स्टेट लेजिस्लेचर में ऐसे ही बना हुआ रहता है। वो क्या क्या रीजन है वो देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, गवर्नर जो होता है ना, हमारा गवर्नर कहा जाता है जो पार्लियामेंट का मतलब सेंटर का एजेंट होता है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है ना। कोई कन्वेंशन दिया नहीं हुआ है वैसे, मतलब कोई डिस्क्रिप्शन दिया कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं हुआ है इतना ऐसा गवर्नर के बारे में, बट कहा जाता है दैट ही इज़ अ एजेंट ऑफ सेंटर। तो क्या होता है ना, गवर्नर के पास कुछ कुछ ऐसे पावर रहते हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर बिल पास करती है उसको वो प्रेसिडेंट के एक्सेंट के लिए रख सकता है, क्योंकि अगर उसको डाउट हुआ ना उस बिल पे तो वो बिल प्रेसिडेंट के एक्सेंट के लिए रख सकता है दैट हाँ चलो प्रेसिडेंट इस पे अपना वो देंगे कुछ, लाइक प्रेसिडेंट बोलेंगे, मतलब अल्टीमेटली सेंटर इसमें कुछ बोलेगा उस बिल के बारे में, क्योंकि प्रेसिडेंट तो सब कुछ सेंटर का ही मानती है, सेंटर जो बोलती है, सेंटर कैबिनेट का लिखा हुआ। तो अल्टीमेटली मतलब अभी जो हम लोग जो पढ़ेंगे ना, हम लोग डायरेक्ट, लेकिन बार बार ध्यान रखिए, आप भी ये नहीं पढ़िएगा दैट गवर्नर जो रखती है वो सेंट्रल के लिए रखती है, सेंटर के लिए नहीं। गवर्नर सब समय प्रेसिडेंट के एक्शन के लिए रखती है, बार बार याद रखिए। देखिए, वो हम जानते हैं दैट प्रेसिडेंट जो अल्टीमेटली काम करता है वो सेंटर के अधीन, सेंटर के साइन पे ही प्रेसिडेंट अपना काम करेगा, बट जो आपको याद रखना पड़ेगा, आपका याद रखने वाला चीज़ वो सिर्फ यही है दैट गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के लिए अपना वो स्टेट लेजिस्लेचर का बिल रिजर्व कर सकती है, और प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उस बिल पे जो बिल भेजा है गवर्नर ने उस बिल पे अपना वीटो लगा सकता है। वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। ये एब्सोल्यूट वीटो क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा, बट ये आपका अभी तक याद रखिए दैट प्रेसिडेंट अगर चाहे उस बिल को रोक सकता है ना, यही है प्रेसिडेंट का पावर। तो अल्टीमेटली मतलब ये है सेंटर ने जो, एक मिनट, हाँ, सेंटर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमारा कैविएट छोड़ा हुआ है जहाँ पर सेंटर का कंट्रोल अभी भी स्टेट लेजिस्लेचर में कुछ कुछ जगह में है, मतलब अल्टीमेटली भी सब देख रहे हैं, पर आप क्या समझ में आ रहा अभी तक, मतलब स्टेट का सेंटर का पावर ही स्टेट के ऊपर में सब जगह ही ऊपर है, ठीक है, पर तब भी हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। एनीवेज वो भी बता देंगे क्यों कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका गवर्नर का पावर दोस्तों, ठीक है। और भी जो है ना दोस्तों, कुछ कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो स्टेट लिस्ट में है, ठीक है, पर वो उसको इंट्रोड्यूस स्टेट लेजिस्लेचर में तभी किया जा सकता है जब पहले से प्रेसिडेंट का एक्सेंट उसमें मिल जाए। जैसे कुछ कुछ बिल जैसे होता है, मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, वो क्या होगा ना, वो आपका स्टेट लिस्ट में आते हुए भी मतलब स्टेट लेजिस्लेचर ऐसे उस बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, पहले चाहिए प्रेसिडेंट का एक्सेंट। क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स कभी कभी क्या होता है ना, इंटर स्टेट भी होता है ना, इंटर स्टेट भी, ये सब कुछ कुछ इश्यूज आ जाते हैं जिसमें फेडरल का भनक आ जाता है, मतलब क्योंकि यार ट्रेड एंड कॉमर्स तो आजू बाजू के स्टेट के साथ ही ना करोगे, तो उस केस में वो बिल मतलब प्रेसिडेंट के एक्सेंट के जब पहले प्रेसिडेंट देगा एक्सेंट जो हाँ चलिए आप बिल ला सकते हैं, उसके बाद ही वो बिल आएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे बिल्स है जो प्रेसिडेंट के लिए रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रेसिडेंट अगर चाहे तो बोल सकता है दैट हाँ मनी बिल को आप अगर सोचिए कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गया, ठीक है, 3 टाइप के इमरजेंसी होते हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जब भी आ गया ना, तो प्रेसिडेंट बोल सकता है दैट, आप स्टेट को बोल सकता है दैट आप अपना मनी बिल को जो है या फिर कोई दूसरा फाइनेंशियल बिल को जो पास करना चाहते हो वो आप अभी होल्ड करो या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। तो मतलब अभी हमने यही सच देखा, जो सेंटर का जो कंट्रोल है स्टेट लेजिस्लेचर में कुछ कुछ अलग जगह पर भी है, वो कि किस किस के थ्रू, गवर्नर प्रेसिडेंट के थ्रू, ठीक है। तो दोस्तों अब ओवरऑल हमने क्या देखा, अभी वही जो अभी डिस्कस किया मैंने, है ना, दैट सेंटर का पावर आप किधर भी देख लीजिए सभी तरफ से सेंटर ऊपर में है, पर तब भी हम लोग इसको फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं, है ना। फेडरल स्ट्रक्चर दोस्तों इसलिए कहते हैं ना, अगर फेडरल स्ट्रक्चर नहीं कहें तो क्या होगा ना, सेंटर और स्टेट के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्टेट तो मानेगा ना दैट सेंटर ही यार, सेंटर ये तो यूनिटरी गवर्नमेंट है यार, इसी ने ये अपना पूरा पावर यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो सेंटर रूठ जाएगी, ठीक है। और रूठने तो नहीं देना है यार किसी को, ठीक है, क्योंकि रूठने से तो फिर गवर्नमेंट नहीं चलेगा ना, फिर स्टेट का गवर्नमेंट नहीं चलेगा। तो क्योंकि सेंटर को रूठने भी नहीं देना है, तो इसलिए नाम का बोल देता है दैट फेडरल स्ट्रक्चर है, बट अभी देख लिया आपने फेडरल स्ट्रक्चर कुछ है नहीं, ठीक है।
तो यही है दैट सेंटर रूल। आज सोचिए और भी एक रीज़न दे रहा हूँ, अगर सोचिए स्टेट रूट गई उससे, ठीक है, तो स्टेट ने अपना कुछ सोचिए ये सेंटर का पावर स्टेट के ऊपर नहीं है, उस सिचुएशन में क्या होगा बता रहा हूँ। देखिए स्टेट अपना कोई भी कानून ला दिया, ठीक है, अब इस स्टेट का कानून सेंटर, तो फिर सेंटर का तो अभी पावर नहीं है। अब मैं एक आइडियल सिचुएशन ले रहा हूँ जहाँ पर सेंटर का पावर स्टेट के ऊपर नहीं है। अब सेंट्रल का पावर क्योंकि नहीं है तो सेंट्रल उस चीज़ में स्टेट को रोक नहीं सकती, ठीक है। अब रोक नहीं सकती तो ये स्टेट लाया है, तो इसको देखकर हमारे और भी क्या है 29 स्टेट्स है, ठीक है, 29 स्टेट्स है दोस्तों। सोचिए 29 स्टेट्स अपने अलग अलग कानून लाएगी, क्योंकि उसने देखा ये स्टेट भाई उल्टा पुल्टा कानून ला रहा, मैं भी उल्टा पुल्टा कानून लाया, इसको तो कोई बोलने वाला नहीं है। अब देखिए ये लाया 29 स्टेट लाया है, ठीक है, 29 स्टेट इंटू दो कानून भी आप ले लीजिए, है ना, तो भी 58 कानून अलग अलग हो गए, ठीक है। और अभी आप बोलेगा नहीं यार सुप्रीम कोर्ट के पास तो पावर है, अरे ठीक है भैया पावर है, ऐसे ही तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतना केस पेंडिंग है यार, वही तो सॉल्व नहीं कर पा रहा है बेचारा, ठीक है। तो उधर में भी सुप्रीम कोर्ट का, फिर सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, अल्टीमेट पावर सुप्रीम कोर्ट के ही पास है, वो कर सकती है, बट स्टिल सोचिए आप अगर सेंटर का पावर इसके लोग के ऊपर नहीं रहेगा तो ये लोग हर स्टेट एकदम अपना मनमानी करने लग जाएंगे, ठीक है। तो उस मनमानी को करने के लिए, रोकने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं जहाँ पर सेंटर का अल्टीमेट सब चीज़ में ही पावर है, पर तब भी हम लोग बोलते हैं नहीं भैया हम लोग का फेडरल स्ट्रक्चर है, इसलिए बोलते हैं थोड़ा सांत्वना, वही लॉलीपॉप, सारे स्टेट्स को लॉलीपॉप देना है, यही है और कुछ नहीं है ना। तो ये था दोस्तों हमारा लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। आज तक यही खत्म करता हूँ, अगर आपको पसंद आया तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए, इसके बाद मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन फिर ले आऊँगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।